गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम में रानी शिवांगी, आपके विज्ञान शिक्षिका, जो रामेश्वर प्रसाद +2 उच्च विद्यालय वेलागंज से हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप लोग इस 10th एग्ज़ाम के लिए तैयारी में बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे, लेकिन उसके तहत हम लोगों ने भी एक प्रोग्राम का आयोजन किया है जिसे 10th क्रैश कोर्स का नाम हम लोगों ने दिया है, ताकि आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर बनाई जा सके और कोरोना की वजह से जो कुछ भी आपके लिए छूटा है, जो कुछ भी आप लोगों ने छोड़ दिया, उसकी भरपाई हम इस कम से कम समय में कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आनुवंशिकी एवं जैव विकास। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, मैं आपकी विज्ञान शिक्षिका हूँ। तो विज्ञान कहते किसे हैं? आखिर विज्ञान शब्द बना कैसे? साइंस है क्या, जिसे हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो आखिर विज्ञान होता क्या है? तो विज्ञान को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो उसे हम वी और ज्ञान, इन दो शब्दों में अलग कर सकते हैं। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान तो हमारा ज्ञान है, अर्थात विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। उसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का हम लोगों ने नाम दिया है। तो मैं आज आप लोगों को जीव विज्ञान का एक विषय हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में आनुवंशिकी एवं जैव विकास भी कहते हैं। बच्चों, आनुवंशिकी एवं जैव विकास सुनने में थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये शब्द को बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगी। आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आप लोग जो दिखते हैं, या आप लोगों के जो भाई बहन हैं, वो किनके जैसे दिखते हैं? जाहिर सी बात है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं मम्मी के जैसा हूँ, मैं पापा के जैसी हूँ, मैं अपने दादाजी, दादी जी, इवन नाना जी, नानी जी, यानी अपनी फैमिली मेंबर, चाहे वो आपके ननिहाल पक्ष से हो या ददिहाल पक्ष से, आप लोग किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए हो। तो यही चीज़ हमारी आनुवंशिकी है। इसे विज्ञान के शब्दों में आनुवंशिकी कहते हैं, क्योंकि अगर ये जो गुण आया है हमारे अंदर अपने माता पिता का, हमारे नानी का, हमारे मामा जी का, हमारे चाचा जी का, तो ये किस माध्यम से हमारे पास आया? तो इसका ट्रांसमिशन का जो रास्ता है वो हमारा आनुवंशिकी है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि आनुवंशिकी कहते किसे हैं? इसे हम लोग डेफिनेशन के रूप में भी बोल सकते हैं कि माता पिता एवं पूर्वजों के द्वारा जो गुण संतानों में आता है उसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत इस आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, या इंग्लिश में उसे जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी कि आनुवंशिकता के जनक हैं कौन। ये हमारे मेंडल साहब हैं, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ और 1884 ईस्वी तक उनका लाइफ साइकिल चला। अब ये आनुवंशिकता फैक्टर हमारे अंदर आता कहाँ से है क्या? तो बच्चों, आप लोगों ने 9th में कोशिका चैप्टर पढ़ा होगा, और कोशिका के बारे में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो बच्चों, जीन भी है जो आनुवंशिकता कैरेक्टर का एक इकाई है, एक यूनिट फैक्टर है, ठीक है। इसे हम लोग एक यूनिट फैक्टर के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के गुण को, हमारे पैतृक के गुणों को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में अगर कोई आम का बागीचा हो तो वहाँ पे छोटे छोटे आम के छोटे छोटे नए नए पौधे निकल आते हैं, और अगर वो पौधे उनको सही पोषण मिले
और वो ग्रोथ करते हैं तो बिल्कुल हूबहू उसी आम के पेड़ के जैसे वो भी नए पेड़ तैयार हो जाते हैं, जिसके आम का टेस्ट, कलर, इवन साइज भी सेम होता है अगर उन लोगों को सही मात्रा में पोषण मिले तो, क्योंकि साइज पोषण पे निर्भर करता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आनुवंशिकता एक ऐसा गुण है जो हमारे पूर्वजों से हमारे माता पिता में और हमारे माता पिता से हम तक ये ट्रांसमिट होके आया है। इसीलिए हम लोगों का आँख, नाक, कान, मुंह, इवन कुछ हैबिट्स भी उनसे मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और नए कंडीशन उत्पन्न होते हैं जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये हमारे एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है, वो देखिए कि जो हमारे जीन होते हैं किसी भी जीव में, उस जीव की संरचना कहलाती है, जिसे तो ये जीनोटाइप कहलाता है। इससे जीवों की लंबाई, त्वचा, रंग, उसका शारीरिक गठन निर्भर करता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जीनोटाइप है या फेनोटाइप है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है कि आखिर त्वचा, लंबाई, बाल, रंग, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वह किस कैटेगरी में जीन के आता है। तो हम लोग आसानी से उसको मार्क कर सकते हैं कि यह हमारे जीनोटाइप का क्वेश्चन है। और अब बात करें फिनोटाइप की, तो ये आनुवंशिकी लक्षण को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन ये फेनोटाइप हमारा जेनेटिक नहीं होता है, क्योंकि ये अगर हम लोग किसी विशेष जगह पे, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों पे जाते हैं और उससे जो हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है वही फेनोटाइप के अंतर्गत आता है। जैसे किसी स्थान पे हम गए और वहाँ के वातावरण के कारण हमारा त्वचा का रंग काला पड़ गया, या फिर हमारे बालों की लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो गई, तो ये चीज़ जेनेटिक नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि हमारे से हमारे आने वाले संतान में या हमारे माता पिता में है तो ये मेरे तक आ जाएगा, क्योंकि ये फेनोटाइप का एक उदाहरण है। तो अभी तक जितना भी चीज़ मैंने बताया, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसमें फिर से आप लोगों को थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से इसको मार्क कर ले और आप लोग अच्छे से नंबर ले आए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जीन होता क्या है। तो जीन हमारी आनुवंशिकता की इकाई है। इसे ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं, तो वो जीन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमारे जीन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पहला जीनोटाइप और दूसरा फेनोटाइप। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हम लोग आनुवंशिकी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग जेनेटिक्स बोल सकते हैं। अगर हम लोगों को ऑप्शन मिलता है कि जेनेटिक्स है तो हम लोग उसको टिक मार के और आसानी से अपना आंसर को सही बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। तो अब हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको टॉपिक पे लाऊंगी। बच्चों, हम लोग साइंस में यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें 40 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ये 40 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों ही सब्जेक्ट इसमें 40 आते हैं। और ऐसा इसमें कोई भी मापदंड नहीं है कि आप कंटिन्यू इस 40 क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, या फिर 1 to 10 करेंगे, उसके बाद 10 to 20 करेंगे, बीच में अल्टरनेट करेंगे, 5 का गैप देंगे, 10 का गैप देंगे। इवन हम लोग जिस भी तरह से, अगर हम लोगों को कंटिन्यू आ रही है कंटिन्यू, अल्टरनेट आ रहा है अल्टरनेट, या बीच में से भी उठा के इवन 1 to 80 में से हमको 40 करना है, मतलब करना है। इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और अगर इन केस किसी भी कंडीशन में हम लोग गलत आंसर को ये कर देते हैं, कलर कर देते हैं, तो ये कलर करना होता है, ना कि इसमें बॉक्स दिए हुए रहते हैं इस तरह से 1 2 3 and 4, या इसमें ABCD भी। तो इसको हम लोगों को कलर करने का तरीका ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, इसको कंप्लीटली कलर करना रहता है कलर बॉक्स को, ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो सके। और ये तरीका रॉन्ग है। आराम से इसमें अगर हमारा ऑप्शन 4 आ रहा है, सही है,
तो हम लोग इसको इस तरह से कलर करेंगे। इसके लिए हमें OMR एक शीट दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का जो टर्म आता है उसको हम देखते हैं। उसमें से भी हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना रहता है। इसमें हमको 8 नंबर आएंगे, ये तीनों सब्जेक्ट में आएंगे, तो ये हमारे हो गए 24 मार्क्स। ये हमारे पहले से ऑब्जेक्टिव के हो गए 40 मार्क्स। और उसके बाद में जो हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री और बायो में, बट फिजिक्स में हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। और ये सारा ओवरऑल मिलके हमारा 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग इस एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं कि किस तरह से हम लोग किस पैटर्न से लिखें। अगर किसी भी चीज़ को हम लोगों को लिखना है, दिखाना है एग्जामिनर को, तो उसको मैंने अपने PDF में दिखाया कि किस तरह से उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइटर नहीं है मेरे पास तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लू ही पेन है, इवन ब्लैक भी नहीं है, तो बस ब्लू ही पेन से उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि जो हमारे कॉपी को चेक कर रहे हैं उन्हें यह पता चल सके कि हम लोग उनको ये चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं और वो चीज़ नज़र आ जाए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं मेंडल्स लॉ की ओर, चूँकि आनुवंशिकी में मेंडल्स लॉ ही आता है। और अब हम लोग अपने PDF की ओर चलते हैं। ये हमारे मेंडल महोदय हैं जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई थी। यहाँ पे मैंने उनके बारे में कुछ बताया है, ये आपके बुक में ऑलमोस्ट अवेलेबल है, फिर भी मैंने इसको बताया क्योंकि थोड़ा सा इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। इनसे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया था, बताया था, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो चुका क्योंकि उनकी स्टडी में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं त्रुटियां रह गई थी। उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उनका एक्सपेरिमेंट सफल होगा नहीं। तो सबसे पहले बात आती है मेंडल महोदय की, तो उन्होंने मटर का पौधा चुना। बच्चों, मटर का पौधा तो आपने देखा होगा, अभी थोड़ा ठंडे का मौसम है और इस ठंडी के मौसम में मटर आसानी से हमारे गांव में, शहरों में, कस्बों में आसानी से मिल रहा है। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम होता है। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसे हम लोग पायसम सटाइवम कहते हैं। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चूज किया। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी आता है, दीर्घ उत्तरीय में भी कभी कभी पूछा जाता है कि आखिर मेंडल महोदय ने मटर का पौधा ही क्यों चूज किया, या इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बोला जाता है कि मेंडल महोदय के ये आनुवंशिकी का जो इन्होंने प्रयोग किया तो इनके सफलता के क्या कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो मैं आपको समझाऊंगी और दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही होगा। तो मेंडल महोदय ने सबसे पहले तो इजीली अवेलेबल पौधा चुना। मटर आसानी से हमारे बागीचे में मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। हमारा जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यह 1 वर्षीय पौधा है, यानी 1 साल में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इससे उनको क्या सुविधा मिली कि 1 वर्षीय पौधे होने से इन्होंने बहुत सारे इसके जनरेशन का अध्ययन बहुत कम ही समय में कर लिया। उसके बाद जो इसका तीसरा मेन फैक्टर है, ये द्विलिंगी पौधा है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों तरह के गैमेट इनमें मौजूद होते हैं। इसमें मेल युग्मक भी पाए जाते हैं, नर जननांग भी और मादा जननांग भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए मेंडल महोदय को कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं और उन्होंने इस मटर के पौधे को चूज किया और वो सफल भी हुए। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि सेम प्लांट लेकिन विपरीत गुण वाले, पौधा सेम है लेकिन उसका गुण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि चित्र में आपके सुविधा के लिए मैंने ये चित्र को लिया है। मेंडल महोदय ने यहाँ पे दिखाया है कि एक मटर का पौधा जो बिल्कुल लंबा है और दूसरा मटर का पौधा जो बिल्कुल बौना प्रजाति का है, और दोनों मटर के पौधे को उन्होंने चूज किया और उसका संकरण करवाया। अब संकरण कैसे करवाते हैं, तो
एक का जो स्टेमेन है उसको बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया प्लांट में, यानी बिल्कुल खत्म कर दिया, और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन यानी परागकण को वहां गिरा दिया, और उसके बाद में उसमें जनन की प्रक्रिया करवाई, और जो नए पौधे उगे वो आपके सामने है उसका रिजल्ट, सारे पौधे लंबे हुए। तो मेंडल महोदय ने ये बताया कि अगर हम लोग एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संकरण, जिसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, उसको करवाते हैं तो उसके बाद जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी लंबे होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मेंडल महोदय के बारे में देखते हैं कि आखिर उन्होंने प्रयोग जो बताया उसको मैं आपको बोर्ड पे समझाने का, व्हाइट बोर्ड पे समझाने का प्रयास करती हूँ। तो आते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। मेंडल महोदय ने 2 पौधा लिया। इस कैपिटल टी से मैंने टॉल को डिनोट किया है, टॉल यानी कि लंबा, और इस स्मॉल टी से हम लोग ड्वार्फ को डिनोट करते हैं, यानी कि नाटा, बौना, छोटा, जो भी आप समझ सकते हो। देखिए पौधा दोनों ही मटर का है, ये दोनों पौधे हमारे मटर के ही हैं, बट एक पौधा हमारा लंबा है और दूसरा पौधा हमारा ड्वार्फ है यानी बौना है। अब इसमें आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अब देखिए क्या होता है इसका रिजल्ट, मैं आपको दिखाती हूं। अब जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया इन दोनों का आपस में, तो इसका रिजल्ट आया किसी भी एंगल से। अब देखिए करा के आपको मैं दिखाती हूं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, हमारा दोनों ही जो कंडीशन बनता है, दोनों ही जितने भी पौधे उन्होंने पाया वो सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। ये हमारा युग्मक है। इसके बाद इसको उन्होंने P1 जनरेशन का नाम दिया क्रॉस पॉलिनेशन करवा के, और F1 जनरेशन के बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं और फिर इसका नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं कि क्या होता है। अब इस नए, चूंकि ये नया पौधा है, ये संकर पौधा है, इसलिए इसको हम लोगों ने इस तरह से डिनोट किया है। अब इन दोनों संकर पौधों का आपस में हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और उसका क्या रिजल्ट निकला वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ये पौधा हमारा बौना है, ड्वार्फ है। यानी मेंडल महोदय ने जब F1 जनरेशन का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, ये हमारा F1 जनरेशन है, इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो उन्होंने क्या पाया कि हमारे 3 पौधे तो लंबे हो गए, लेकिन हमारा जो एक पौधा है वो बौना हो गया। यानी इसका अनुपात क्या हुआ, 3:1। लेकिन अगर वही हम इसका जीनोटाइप देखते हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूं, तो यहाँ पे जीनोटाइप देखिए रेशियो अलग होगा। इस पौधे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि उनका रिजल्ट क्या था, उनके रिजल्ट का अनुपात क्या था, तो उसका अनुपात हम लिखेंगे 3:1। लेकिन यही अगर इसके जीनोटाइप की बात करते हैं तो ये अलग है, ये हमारा अलग है, ये दोनों, और ये बिल्कुल ही अलग है, यानी 1:2:1। ये इसका जीनोटाइप है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जीनोटाइप के बारे में कि किस तरह से मेंडल महोदय ने इस पे प्रयोग किया और किस तरह से उन्होंने दिखाया। इस तरह का हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और उसका जीनोटाइप का भी रेशियो पूछा जाता है, उसका नॉर्मल रेशियो भी पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है क्या, तो इसको हम लोग युग्मक बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने मेंडल महोदय ने
मटर का ही पौधा क्यों चूज किया, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका मैंने नाम बताया पाइसम सडाइवम। ये हमारे मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ तक मैंने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे एज पॉसिबल मैंने करवा दिया। और एक बार मैं फिर आपको पीडीएफ की ओर ले जाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस क्रॉस पॉलिनेशन का मैंने चित्र भी बना दिया है, आपकी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं पीडीएफ में बिल्कुल सारी चीज़ों को, किस तरह से F1 जनरेशन, किस तरह से F2 जनरेशन में एक पौधे ड्वार्फ आते हैं और 3 पौधे, ये मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताया है कि किस तरह से हमारा रिजल्ट मिलता है। और इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और एज पॉसिबल अगर लघु उत्तरीय नहीं हो तो 2 क्वेश्चन को आपस में कंबाइन करके आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बन जाएगा, जो आपको लिखना होगा कि मेंडल महोदय के बारे में बताएं और उन्होंने किस तरह से मटर के पौधे का प्रयोग किया, मटर के पौधे को ही क्यों चुना, उसमें क्या क्या गुण थी, सारी चीज़ों को आपको जो भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, बोली हैं, सभी को आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में बस लिखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम लोग में युग्मक का, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो बच्चों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा अपने घर में, आस पड़ोस में, या आप लोग भी कोई लड़के हैं, कुछ लोग लड़कियां हैं, तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर होता होगा कि मैं लड़का ही क्यों हूँ और मैं लड़की ही क्यों हूँ। या कोई भी घर में अगर बेबी जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, तो आप लोग या घर में सभी लोग एक्साइटेड होते हैं कि आखिर क्या हुआ, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। तो आखिर ये लड़के और लड़कियां होते कैसे हैं, हम लोगों को ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि क्यों ये बच्चा लड़का ही हो गया या ये बच्चा क्यों लड़की ही हो गई। तो ये चीज़ आता कहाँ से है, हम लोग क्यों लड़के और लड़कियों में बदल जाते हैं, कोई मेल हो जाते हैं, कोई फीमेल हो जाते हैं। तो हमारे ये सारी चीज़ें हमारे पिताजी पर निर्भर करती है। जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उसमें हमारे जो मेल फैक्टर होते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो या ह्यूमन बीइंग ही इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें मेनली हमारे पिताजी पर निर्भर करती हैं कि किस तरह से उन लोगों में कौन से क्रोमोसोम होते हैं जो हम लोगों को लड़का या लड़की बनाने को वो काम करता है। क्योंकि हमारे माताजी में जो भी क्रोमोसोम पाए जाती हैं वो दोनों सेम ही होती हैं, और हमारे पिताजी में अलग अलग फैक्टर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारे मादा युग्मक में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं और हमारे नर युग्मक में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यही X और Y क्रोमोसोम यदि मिलता है आपस में तो नर और मादा का निर्माण करता है। तो इस चीज़ को भी मैं आपके सामने क्लियर करूंगी। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले, अब यहाँ पे मैंने चित्र के द्वारा भी बताया है कि ये युग्मक है, एक X है और एक Y है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे बताना चाहूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पिक बनाई, देखिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी पिक बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पेंसिल से पिक को ड्रॉ करें और बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ करें। क्योंकि पिक पे बायोलॉजी में, खास करके हमारे साइंस में, चित्र का बहुत महत्व है। और चित्र पे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो बनता ही बनता है। अगर कुछ लिख नहीं सकते हैं तो जो चित्र बनाया है आपने, बस उसी को अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में लिखिए। कुछ भी उसमें डरने की बात नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की बात नहीं है। आप उसको अपने बोलचाल की भाषा में अपनी सहूलियत के अनुसार लिख सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाया या फिर इस क्वेश्चन को मैंने बुक में इस तरह से लिखा हुआ था, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से बेबी बॉय होता है और बेबी गर्ल होती है।
देखिए हमारे यहाँ जब भी दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक नई जीव एक नई संतति का निर्माण करते हैं। इसमें पहला युग्मक नर होता है जिसे हम लोग मेल भी कहते हैं, और दूसरा मादा होता है जिसे हम लोग फीमेल भी कहते हैं। तो ये हमारा मेल गैमिट है, ये हमारा फीमेल गैमिट है। मेल गैमिट के अंदर एक्स और वाई ये दो यूनिट पाए जाते हैं, और फीमेल के अंदर दोनों एक्स ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि मेल युग्मक का एक्स फीमेल के एक्स से बना तो हमारा क्या बना, एक्स एक्स। फिर यदि मेल युग्मक का एक्स फीमेल के एक्स से बना जुड़ा तो क्या हमें प्राप्त हुआ रिजल्ट, एक्स एक्स। लेकिन यदि मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिला तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, एक्स वाई। फिर अगर मेल का एक्स मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिला तो हमें रिजल्ट क्या मिला, एक्स वाई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, फीमेल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट बना 4 वो क्या बना, ये एक्स एक्स, ये हमारा एक्स एक्स है, यानी ये फीमेल है। एफ से डिनोट मैं कर रही हूँ, फीमेल को एफ से और मेल को एम से। ये हमारा एफ फीमेल बना। इसके बाद भी जो बेबी हुआ वो एफ हुआ। लेकिन जब फीमेल का यानी मादा का एक्स क्रोमोजोम नर के वाई क्रोमोजोम से मैच करता है तो हमारा जो बेबी होता है, जो जाइगोट का निर्माण होता है, वो बेबी बॉय होता है यानी मेल होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, हमारा जो बेबी बना वो मेल हुआ। और इस तरह से किसी भी बच्चे के जन्म में लड़का या लड़की होना, यह बात उसके माता पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। ये सारी की सारी फैकल्टी जो चीज़ें होती हैं ये उसके पिता यानी मेल फैक्टर पे निर्भर करती है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आनुवंशिकी का एक क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म लड़का या लड़की के रूप में होता है तो ये किन पे निर्भर करता है, आखिर वे उनके नर युग्मक पे या मादा युग्मक पे निर्भर करता है। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और पीडीएफ में भी मैंने दिखा दिया है चित्र, तो इसको आप लोगों को उतारने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रॉपर वे में आपको इस चीज़ को समझना है कि किस तरह से ये एक्स और ये एक्स, आप लोग मैथ में भी पढ़ चुके होंगे कि आपस में किस तरह से हम लोग क्रॉस करवाते हैं, एक दूसरे को मिलाते हैं, यानी गुना कर रहे हैं। ये एक तरह का मल्टीप्लाई है। इस एक्स को और इस एक्स को मिलाए तो दोनों मिलके बन गया एक्स एक्स। फिर इस एक्स को और इस एक्स को मैंने मिलाया, फिर यहाँ पे मेरा बन गया एक्स एक्स। इसके बाद मैंने बाई क्रोमोजोम को लिया तो यहाँ पे बाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम मिलके इसको थोड़ा मैंने अरेंज वे में लिखा है, बाई एक्स ना लिख के एक्स वाई लिखा है, चूंकि एक्स वाई ही लिखा जाता है। और इस तरह से हमारा फीमेल और मेल यानी बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है, ये इसी बात पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए 2 तरीके से पूछा जा सकता है। कुछ बच्चे जवाब दे रहे होंगे 23, कुछ 43, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है। यहाँ पे कैसे ट्विस्ट होता है ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, अगर क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग 46 लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या
जोड़ी पाई जाती है। अब जोड़ी, बस इसका आंसर तुरंत ही बदल जाता है और इसका आंसर होगा 23। तो आंसर में हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर 46 भी दिया हुआ है ऑप्शन में और 23 भी दिया हुआ है, तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में पूछा जा रहा है या ऐसे ही पूछा जा रहा है। और यही 22 जोड़ी जो है वो छोड़कर जो 23वां जोड़ा है, यही हमारे मेल और फीमेल, आखिर मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा। एक जोड़ा मैंने बताया अभी आपको, XY, सॉरी मेल का XY और फीमेल का XX। यही एक जोड़ा क्रोमोसोम मिलके हमारा मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जिसे हम बोलते हैं लड़का हुआ है या लड़की हुई है या बच्चा जो है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, इसके रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक का मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोग, यहाँ तक का आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चूंकि आप लोग पढ़ भी चुके हैं। और मैं इसको एज ए रिवीजन के तौर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चूंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा एग्ज़ाम है और इस कम से कम समय में आप लोगों को जो हाईलाइटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताना है, एक बार फिर से उसका रिवीजन करवा देना है ताकि कहीं से कुछ छूटे नहीं। तो यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाते जा रही हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बना रहे कि हाँ इन सब चीज़ों से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठते हैं। अब इसके बाद मैं फिर से अपने PDF की ओर जाती हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोगों को जैव विकास के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, जो हमारा आनुवंशिकी के साथ, चूंकि इस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकी एवं जैव विकास, तो आनुवंशिकी के अंतर्गत इतना ही चीज़ें आती हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बुक तो आप लोगों के पास अवेलेबल है ही, मगर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक जैव विकास। तो जैव विकास का जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसको जैव विकास कहते हैं। अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैव विकास यानी जीवों का विकास, किस तरह से जीवों का विकास हुआ। हमारे यहाँ कुछ एक कोशिकीय जीव भी हैं, जैसे अमीबा हुए, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अमीबा एक कोशिकीय है। हम लोग क्या हैं, हम लोग किस तरह के जीव हैं? हम लोग बहुकोशिकीय हैं, हमारे अंदर बहुत सारे अंग हैं, अंग तंत्र हैं, पूरा सिस्टम हमारा एक कंप्लीट सिस्टम है। तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा स्ट्रगल करना होगा, बहुत सारा फाइट करना हुआ होगा, तभी जीवों का विकास संभव हो सका होगा। इस क्रम में अचानक से तो कोई एक अमीबा इतने बड़े जीव में कन्वर्ट नहीं हो गया होगा, उसके लिए उसको बहुत सारी पारिस्थितिकी तंत्र से और बहुत सारी चीज़ों से गुजरना हुआ होगा। और आप लोग एक चीज़ ये भी देखते होंगे, जब कभी क्लास में आप लोग जाते होंगे तो क्लास में अधिकतर बच्चे सोचते हैं मैं फर्स्ट बेंच पे बैठूंगा, या कहीं पे भी जो बैठते हैं तो वो लोग सोच लेते हैं कि मेरा ये परमानेंट सीट है, और यदि कोई उस पर बैठता है तो आप लोग उसको अपने बल से, नहीं मैं इसमें बैठने नहीं दूंगा, ये मेरी जगह है या मैं इस पर बैठता हूँ, इस तरह से करते होंगे। और सामने वाला भी आपको अपना बचाव करता होगा। लेकिन जीत किसकी होती है ये आप लोग मुझे बताइए। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस टाइम तो टीचर्स मौजूद होते नहीं हैं, तो आप लोग में से जो दोनों आपस में मैं ज़्यादा में जो भी ज़्यादा होते हैं, बस वो उस सीट पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। बस सेम चीज़ हमारे यहाँ इस जैव विकास की प्रक्रिया में भी होती है। जिस जीव में ज़्यादा सामर्थ्य होता है, ज़्यादा उसमें जीव इस वातावरण में समायोजन करने की क्षमता होती है, बस वो यहाँ एडजस्ट कर जाते हैं और नेक्स्ट जीव को आउट कर देते हैं। तो कुछ जीव तो ऐसे भी हैं जो अभी पाए भी नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों का जो मोस्ट क्या इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डायनासोर सुना होगा कि पहले डायनासोर पाए जाते थे मगर अभी वो मौजूद नहीं है। तो जो चार्ल्स डार्विन महोदय थे, उन्होंने समुद्र की यात्रा की, सभी जगह उन्होंने घूमा, देखा
किस तरह से जीवों में विविधता पाई जाती है, किस तरह से जीव अपने सरवाइव के लिए किस तरह से फाइट करते हैं। एक बड़ी मछली जो है छोटी मछली को हमेशा खा जाती है, तो इसमें बड़ी मछली, और ये ज़रूरी भी है, अगर वो खाएगी ही नहीं तो उसका भी जीवन पॉसिबल नहीं है। तो ये सर्वाइवल फॉर फिटनेस का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन महोदय ने तो दिया, लेकिन उन्होंने मेंडल महोदय से कुछ भी अपना जो है ना एक कि उनका भी थ्योरी का मैं भी कुछ उसको फॉलो करता हूँ, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया और इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके। इसलिए जैव ने केवल उनके विकासवाद के कारण, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ विकासवाद का ही सिद्धांत को फॉलो किया। ये नहीं बताया कि हाँ किस तरह से मेंडल ने इस तरह का काम किया और उसी प्रोसेस को मैं कुछ और मॉडिफाई करता हूँ, कुछ उसको और प्यूरिफाई करता हूँ, ये उन्होंने तो किया नहीं। लेकिन इसके बाद हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ये आप लोग तो जान रहे होंगे। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, किस ग्रह पे रहते हैं, बताइए। आप लोगों का जवाब पृथ्वी होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं कि किस तरह से पृथ्वी पे जीवों का जन्म हुआ। क्योंकि पहले पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं था। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं था, क्योंकि पहले पृथ्वी पे पेड़ पौधे नहीं थे। अब पेड़ पौधे नहीं थे तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती थी। और कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है, तो ये हमारा ऑक्सीजन जल से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से आता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारे अणु होते हैं, ऑक्सीजन वाले अणु, तो वो हमारे जल वाले होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले होते हैं वो ग्लूकोज के अणुओं में कंबाइंड हो जाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आप लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा होगा। इसके बारे में अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी जीवाश्म के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को मुझे बताना है, आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन कर देना है। जीवाश्म यानी जीवों का अस्म, अवशेष, यानी कोई भी जीव अगर मर जाता है, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के घर में भी या आस पड़ोस में भी कोई भी जीव जंतु जानवर पालते हैं और वो मर जाता है तो उसको हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब उसकी खुदाई होती है मिट्टी की या उस जगह पे किसी भी कारण से, तो देखते होंगे कि सिर्फ उनका हड्डियों का ढांचा या कुछ अवशेष प्राप्त होता है। तो यही अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। देखिए जीवाश्म पेड़ का तना है, यहाँ पे पिक में मैंने दिखाया है कि किस तरह से जीवों के अवशेष यहाँ पे हैं। मछली का अवशेष है, जीवाश्म डायनासोर का ये जो कपाल है उसका यहाँ पे अवशेष है। तो यही चीज़ जीवाश्म कहलाती है। अब हम लोगों को जीवाश्म के बारे में जानना है कि जीवाश्म का अध्ययन हम लोग करते कैसे हैं और ये पता कैसे लगाया जाता है कि जीवाश्म कितनी पुरानी है, कब की है। क्योंकि इसके स्टडी में ये चीज़ तो जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है कब का, कितने साल पहले का है। तो एग्जैक्ट तो उस पर जीवाश्म पे तो कुछ कहीं पे टाइम लिखा नहीं रहता है कि हाँ ये इतनी इस समय में इसकी मृत्यु हुई, इस समय में इसका जन्म हुआ। तो इस प्रक्रिया में हम लोग दो चीज़ों को अपनाते हैं। पहली चीज़, जब मिट्टी की खुदाई करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये लेयर पहले निकला, ये अवशेष मिट्टी में पहले निकला, यानी इसका मतलब ये नया है। और जो उसके बाद की परतों में जो अवशेष निकलते हैं उसको हम लोग उससे पुराना मान लेते हैं। तो ये तो एक कॉमन सा बात हुआ कि जो पहले मिट्टी का अवशेष निकला वो नया है और जो बाद में निकला वो हमारा पुराना अवशेष है। लेकिन यहाँ पे जो एक और चीज़ है जिससे हम लोग उसका एग्जैक्ट पता लगाते हैं, वो चीज़ हमारी है रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति, यानी रेडियो कार्बन काल निर्धारण पद्धति। आपके बुक में भी ये चीज़ है,
शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी जीव का अवशेष हो, उस अवशेष का उसमें मौजूद समस्थानिकों की संख्या के माध्यम से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, ये अवशेष कितनी पुरानी है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है आज का, ये कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से हम लोगों ने आनुवंशिकी और जैव विकास के सिद्धांत को पढ़ा। कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। यानी कोई बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उसमें कुछ विविधताएं पाई जा रही हैं। हो सकता है वो ट्विंस भी हो, सेम भी हो सकता है, बिल्कुल सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो ये चीज़ हमारा वंशानुगत होता है। और किसके कारण होता है, ये मैंने आपको बताया कि ये जीन के कारण होता है। उसके बाद है इन विविधताओं के कारण जीव में की उत्तरजीविता में वृद्धि होती है। और भी कई चीज़ें हैं जिसे आप लोग अपने हिसाब से पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने अभी तक जो भी बताया, जो भी बोला है, सभी कुछ उसी का निचोड़ है, उसी का एक छोटा सा सारांश रूप है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ जो लघुतरीय है और ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चंस को मैंने अपने इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है अपने हिसाब से। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी से क्या समझते हो? आनुवंशिकी गुण से क्या, आनुवंशिक के गुण से क्या समझते हैं आप लोग? आनुवंशिकी है क्या? तो मैंने पहले ही बताया है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संतति में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तो सारा कुछ मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्वेश्चन और आंसर लिखने का जो टेक्निक है। आप लोग जब भी कभी आंसर लिखना तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन ही लिखना है तब आंसर लिखना है, नहीं। सिर्फ हम लोग उस क्वेश्चन का नंबर देंगे कि पहले नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं या तीसरे या पाँचवें, सिर्फ 5 लिख के। और इस तरह से मैं आपको बताती हूँ एक बार। तो हम लोग एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड की ओर आते हैं। अगर हम लोगों को 5वां क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो डायरेक्ट हम लोगों को बस इसका प्रश्न लिखने, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को लिखना है, तो बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिखें और यहाँ पे इसका आंसर लिखें, आंसर या उत्तर जो भी आप लोग अपने हिसाब से लिखते हैं, और बस हम लोग यहाँ से लिखना अपना आंसर शुरू कर दिए। ये नहीं है कि 5वां क्वेश्चन का लिखना है या 6ठा क्वेश्चन का लिखना है, तो इसका प्रश्न भी हमें लिखना ज़रूरी है। और एक बात, कितनी बार ऐसा होता है कि पहले हम लोग 5वें क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को याद होता है, फिर अचानक से दिमाग में हमें दूसरे का भी आंसर याद आ जाता है। लगता है पहले मैंने 5वां लिख दिया, अब मैं दूसरा लिखूं या पहला लिखूं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम लोग वहाँ पे 1 क्वेश्चन नंबर डालेंगे, उसका आंसर लिखेंगे और इस तरह से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस चीज़ों में कोई भी मार्क्स नहीं कटता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का जो नंबरिंग है आप लोग सही तरीके से लिखिएगा। और ये भी नहीं है कि मैंने पहले दीर्घ उत्तरीय करना है या लघु उत्तरीय करना है, किसी भी तरह से अपने सुविधा के हिसाब से जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जिसे आप बिल्कुल सही तरीके से लिख सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का हो, हम लोग उसको पहले लिख सकते हैं, उसके ऊपर लिख देंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जो भी है उसका क्वेश्चन का नंबर डालेंगे और उसका आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे। अगर इसके बाद हम लोगों को मान लिया कि शॉर्ट टाइप केमिस्ट्री का है, लगा कि नहीं अभी मुझे शॉर्ट टाइप केमिस्ट्री लिखना है, तो बस यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या फिर लघु उत्तरीय, जो भी आप लोग लिखते हैं,
और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नंबरिंग देंगे कि दूसरा नंबर का आंसर हम लिख रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि हम लोग लॉन्ग लिख रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन उसका आंसर, अगर शॉर्ट टाइप लिख रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसका आंसर, नंबरिंग और हेडिंग सही तरीके से करेंगे ताकि जो कॉपी जांच रहे हैं उन लोगों को आप लोगों का ये जो आंसर है मिल जाए और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो ये आपका जो आनुवंशिकी एवं जैव विकास चैप्टर जो बताया होगा आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य बताऊंगी। और इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देखें, ये आपके एग्जाम के व्यू से ये चैप्टर अभी 10th एग्जाम ही नहीं 12th ही नहीं, इवन जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। जितने भी मेंडल्स के प्रयोग हैं या किस तरह से बेबी बॉय बेबी गर्ल होती है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन करो। मैं तो कहूँगी कि इसको आप लोग कॉपी पे एज पॉसिबल लिखने का प्रयास करो ताकि आप लोगों को आपकी जो मेमोरी पावर है ना, साथ साथ लिटरेसी पावर यानी लिखने की भी क्षमता का भी अभ्यास हो सके। और लेखन क्षमता अगर स्पीड में आप लोग लिखने लगोगे तो एग्जाम में भी आप लोग नेचुरल सी बात है जल्दी जल्दी लिखोगे। और जो पिक मैंने दिखाया है यहाँ पे आप लोग इसका बार बार अभ्यास करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि वो पिक्चर नहीं बना पाते। उनका बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट अच्छा तो बहुत होता है लेकिन पिक्चर के वजह से उन्हें कम मार्क्स मिलता है और मार खा जाते हैं नंबर में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों। आप लोग आंसर के साथ साथ पिक्चर को भी इग्नोर ना करें और उसका बार बार प्रैक्टिस करें और पेंसिल से प्रैक्टिस करें, पेन से नहीं। ये नहीं कि फ्री हैंड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये। और जिन्हें पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से बनानी भी आती है वो लोग भी पेन से ड्रॉ नहीं करेंगे, इवन पेन को इग्नोर करेंगे और पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। और जो उस पिक्चर का लेबलिंग करेंगे, मैंने हमेशा बताया है हमारा जो लेबलिंग होगा वन साइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये हमारा पिक है ये इट्स रॉन्ग। हमारा अगर मान लिया मैंने यहाँ पे एक कोशिका का ही अगर चित्र बनाया, देखिए मैं आपको इस बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, मगर मान लिया कि अगर यहाँ पे एक कोशिका का ही चित्र बनाया तो हमारा जो नंबरिंग करने का यहाँ पे नामकरण करने का तरीका होगा इस तरह से होगा। केंद्रक, केंद्रिका, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, इस तरह से, ना कि इधर इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ये तरीका बिल्कुल ही रॉन्ग है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम लोग इस तरह से लेबलिंग करते हैं एक साइड तो ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और यही तरीका सही भी है। तो हम लोग इसी तरीके को अपनाकर इस आने वाले बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।